इन सब में इंडक्टेंस चाहिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मीनिंग ऑफ एसी अल्टरनेटिवली चेंजिंग इन डायरेक्शन। मीनिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अल्टरनेटिंग करंट उसको बोलते हैं जो अल्टरनेटली रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करे, डायरेक्शन चेंज करे। अगर सेल है तो पोलैरिटी चेंज करे, करंट है तो डायरेक्शन अगर चेंज करेगा, लेकिन अल्टरनेटिवली चेंजिंग इन डायरेक्शन होना चाहिए, पोलैरिटी होना चाहिए। और देखा था हम लोगों ने कि ऐसे एसी के मेजरमेंट में नॉर्मल एमीटर वोल्ट मीटर फेल हो जाता है। एसी का मेजरमेंट देख रहे थे, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन देखा था हम लोगों ने। इसी को फिर आगे भी हम लोगों को आज बनाने हैं। मीनिंग तो देखा था, आरएमएस और एवरेज वैल्यू भी देखा था। अल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस होता था याद होगा, EMI में थर्ड मेथड, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन चेंज करना, शाफ्ट इज रोटेटिंग मींस सम मैकेनिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। शाफ्ट के साथ साथ ये कॉइल भी रोटेट करना शुरू कर दिया और साथ में फ्लक्स चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन इज चेंजिंग विद टाइम। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। इस करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोला और अल्टरनेटिंग सोर्स बोला। अल्टरनेटिंग सोर्स मींस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू जो आया है यहाँ पे देखो NBA ओमेगा है। कभी भी कॉइल कोई रोटेट कराया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पूछा जाए तो NBA ओमेगा है। ओमेगा जितना एंगुलर स्पीड हो रोटेट कराने का। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था कि हम लोग मेजर कैसे करते हैं और आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू लास्ट क्लास में देखा था, फिर मेजरमेंट पे आ जाएंगे। देखा था हम लोगों ने कि एवरेज वैल्यू, भाई आज का क्लास तो चलो बच जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इंडक्टेंस आज मैं किसी तरह से कोशिश किया हूँ, सोचा हूँ कि क्या कराऊँ ये इंडक्टेंस जिसका छूटा हुआ वो बच जाए। आधे घंटे मुझे इसी में लग गया कि इसमें क्या क्या पढ़ाना, कैसे बचा सकते हैं इसका छूटा हो। लेकिन जिसका छूटा हो उसको पेन ड्राइव लाने का फिक्र नहीं रहा। एवरेज वैल्यू किसी भी करंट का, लास्ट क्लास में बताया था, चाहे हमारा ओरिजिनल करंट कैसा भी हो, चाहे वो अल्टरनेटिंग हो, साइनसॉइडल हो, या करंट हमारा जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा हो वो चाहे तो हमारा I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा भी हो सकता है, 2t² + 5t - 9 ऐसा भी हो सकता है। करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम करंट -t/τ भी हो सकता है। कुछ भी हो जाए, करंट एज ए फंक्शन ऑफ x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसा भी हो जाए, कोई भी फंक्शन कोई भी करंट किसी रेजिस्टेंस से पास करे तो इस करंट का एवरेज करंट, इस करंट के लिए एवरेज करंट वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट होगा जो उसी वैल्यू के रेजिस्टेंस से पास कराने पे उतने ही टाइम तक उतना ही चार्ज ट्रांसफर करे जितना एक्चुअल करंट ने किया है। अगर एक्चुअल करंट ने डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर किया तो वो कौन सा कांस्टेंट करंट हो जो उतने ही टाइम डेल्टा टी में डेल्टा क्यू ही चार्ज ट्रांसफर करे। तो ये कांस्टेंट करंट उस एक्चुअल करंट का क्या बोला जाएगा, एवरेज करंट। क्या बोला जाएगा, बोला भाई जो बोलते हैं। सो एवरेज करंट का क्या लिखा है, किसी भी करंट का एवरेज करंट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, इज दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट व्हिच व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस ऑफ द सेम टाइम ट्रांसफर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इट इज ट्रांसफर्ड बाय द एक्चुअल करंट। इसलिए हम लोगों ने इसका इक्वेट किया इस डेफिनेशन के हिसाब से, और जो एवरेज का हमें वैल्यू आया वो ये है। किसी करंट का एवरेज निकालना है, उस करंट को इंटीग्रेट करो, जितने टाइम इंटरवल में चाहिए उतने टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करो, डिवाइड करो उसी टाइम इंटरवल से, ये मिल जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। वैसे भी एवरेज वैल्यू किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालने का ये जनरल फंक्शन है, जनरल फार्मूला है कि किसी चीज का एवरेज निकालोगे तो उसको इंटीग्रेट करो, x1 से x2 के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो f को, और डिवाइडेड बाय x2 - x1 कर दें, उसी इंटरवल से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट एवरेज वैल्यू। अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो x का लिमिट डालो, ये फंक्शन ऑफ टाइम है तो टाइम का लिमिट डालो। सो एवरेज के लिए ये फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ। जिसको इसका ज्यादा डिटेल चाहिए वो लास्ट क्लास में जो था वो रेफर करें, जिसका छूटा था उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये है एवरेज निकालने का मेन फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट भी समझ गए थोड़ा सा, और एवरेज का बाकी डिटेल लास्ट क्लास कवर करना पड़ेगा। इसके बेसिस पे हम लोग
निकालेंगे, आज न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे। और एक और था आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है, तो ये भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि किसी भी करंट का, कोई भी करंट, कैसा भी करंट, अगेन मैंने जो बताया था भी कि ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ भी हो जाए, चाहे वो एक्सपोनेंशियली चेंज कर रहा हो या लीनियर चेंज कर रहा हो या क्वाड्रेटिक की तरफ चेंज कर रहा हो, जैसा भी हो, किसी करंट का आरएमएस वैल्यू वो कांस्टेंट करंट है जो उतना ही हीटिंग इफेक्ट कराता हो, शॉर्टकट में जो उतना ही हीटिंग इफेक्ट करा देता हो। एक्चुअल करंट ने डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एच हीट प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब कि इसका आरएमएस वैल्यू वो कांस्टेंट वैल्यू होगा जो उतने ही टाइम में उतना ही हीट प्रोड्यूस कर दे। तो इस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट को इसका आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। ये आरएमएस नाम कहां से आया, ये एवरेज नाम कहां से आया, तो वो नाम आया इसके फॉर्मूला को देख करके। देखो, जब अल्टरनेटिंग करंट का हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया तो उसमें यही चीज देखना था कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए कोई एक वैल्यू होता है। अल्टरनेटिंग तो भाई टाइम के साथ बदलता रहता है, तो टाइम के साथ बदलता हुआ करंट थोड़ी हमेशा बोलेंगे। मान लो कोई करंट है, घर में सप्लाई किया, बल्ब में है, तो बल्ब में कितना करंट है भाई, तो एक वैल्यू बोलोगे ना, ऐसा थोड़ी कि बदलता रहेंगे टाइम के साथ। ये साइन ओमेगा टी बोले, कोई कॉस ओमेगा टी बोले, कोई कुछ बोले, तो वैसे नहीं। हमें एक फिक्स टाइम, फिक्स वैल्यू बोल रहे हैं करंट के लिए या वोल्टेज के लिए, फिक्स वैल्यू बोल रहे हैं। घर में सप्लाई होता है एसी, लेकिन बोलते क्या है 220 सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई, यही बोलते हैं ना। कितना सप्लाई, तो 220 वोल्ट सप्लाई ये बोलते हैं। 220 वोल्ट फिक्स तो नहीं सप्लाई होता है, वो है उसका आरएमएस वैल्यू, एक वैल्यू। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग नहीं बोलते। वैसे ही किसी भी करंट के लिए हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ना बोलना पड़े, हमें इस फॉर्म में ना बोलना पड़े, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा हो और कम हो, सेंस भी पता लग जाए, 2 एम्पियर है, 10 एम्पियर है कि 100 एम्पियर पता भी लग जाए। इसके लिए हम लोगों ने दो चीज ढूंढा। एक तो ये ढूंढा कि जितना ये चार्ज ट्रांसफर कराता हो उतना ही चार्ज ट्रांसफर कराने वाला कांस्टेंट करंट, वो वैल्यू, जितना चार्ज ये ट्रांसफर करा रहा है जितने टाइम में, उतने ही टाइम में उतना ही चार्ज ट्रांसफर कराने वाला कोई कांस्टेंट करंट मिल जाए, तो हम लोगों ने देखा कि भाई चार्ज ट्रांसफर कितना करा रहा है ये, और हमारा कांस्टेंट होता तो वो कितना करा था, दोनों इक्वेट करें तो इक्विवेलेंट चार्ज ट्रांसफर कराने वाला कांस्टेंट करंट मिल जाएगा। तो कांस्टेंट करंट जो मिला, अभी समझो आई है, आई एवरेज नहीं है, नाम नहीं दिया है, मान आई है, वो कांस्टेंट करंट जो उतना ही चार्ज ट्रांसफर करता हो, तो दैट कांस्टेंट करंट का एक्सप्रेशन आएगा ये I dt इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जब ये एक्सप्रेशन आया, रिजल्ट आया, ये रिजल्ट किस चीज का आया भाई, तो ये रिजल्ट आया उस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट जो उतना ही चार्ज ट्रांसफर करता हो। तो देखा गया कि ये जो वैल्यू आ रहा है वो तो एवरेज की तरह लग रहा है। ऐसा फॉर्मूला आया, ऐसा एक्सप्रेशन आया जैसे कि इसका एवरेज निकल रहा हो, इसलिए इस करंट का नाम रख दिया गया एवरेज करंट। मेन पर्पस था कि वो करंट ढूंढ ले एक वैल्यू फिक्स का जो कि उतना ही चार्ज ट्रांसफर करता हो। तो वो आया एक्सप्रेशन ऐसा कि इसका नाम एवरेज रखना पड़ा, क्योंकि ये मैचिंग है एवरेज निकालने वाले फंक्शन के साथ। जिस टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करो उससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसका मतलब एवरेज निकल रहा है उस टाइम इंटरवल में करंट का, इसलिए नाम रख दिया एवरेज। सिमिलरली हम लोगों को हीटिंग इफेक्ट मामले में डील करना पड़ता है, तो हीटिंग इफेक्ट के मामले में इक्विवेलेंट कांस्टेंट करंट चाहिए। अगेन में ऐसा करंट चाहिए जो कांस्टेंट वैल्यू इसके बारे में बताना हो तो एक वैल्यू बोले जो हीटिंग इफेक्ट के मामले में इक्वल इफेक्ट रखता हो। तो ऐसा कांस्टेंट करंट ढूंढा हम लोगों ने जो हीटिंग इफेक्ट कराए सेम। तो हीटिंग इफेक्ट कराने के लिए इसका कैलकुलेट किया, इसका हीटिंग इफेक्ट होगा I² RdT इंटीग्रेशन, क्योंकि I तो यहाँ टाइम के साथ वेरी करने वाला है या कांस्टेंट है जैसा भी है, तो जब जितना है I² RdT करें और इसको इंटीग्रेट करें तो ये टोटल हीट प्रोड्यूस होगा। इसके बदले में कांस्टेंट करंट होगा तो वो I² RdT, हमें नहीं पता कि यार कैसे कि नहीं I² RdT है, मतलब वो कांस्टेंट करंट में इंटरेस्ट कर रहे हैं जो उतना हीटिंग इफेक्ट कराता हो इक्विवेलेंटली। तो वो कांस्टेंट करंट का वैल्यू जो आया वो ये आया, R तो कैंसिल हो गया और इंटीग्रेट किया हमने I² डेल्टा टी में इंटीग्रेट किया, डेल्टा टी से डिवाइड किया, रूट लग गया, तो ये जो वैल्यू आया वो एक्सप्रेशन को देखने के बाद इसका नाम रखा गया कि ये करंट जो आ रहा है कांस्टेंट जो हीटिंग इफेक्ट इक्वेट करा रहा है वो हमारा आरएमएस है। क्यों है? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है करंट, स्क्वायर द करंट, टेक द मीन एंड टेक द रूट। तो स्क्वायर किया है करंट को, उसका मीन लिया है, देख रहे हो, स्क्वायर करके उसका इंटीग्रेट किया जिस इंटरवल में उस इंटरवल से डिवाइड किया, तो
तो ये क्या मिला हमें, ये रूट के अंदर वाला जो है ना एक्सप्रेशन, ये रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर करंट। क्या बोलेंगे, क्योंकि वी हैव टेकन मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, वी हैव टेकन मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट एंड देन वी आर टेकिंग रूट, तो इसका नाम हो गया रूट मीन स्क्वायर करंट। नाम बाद में आया, पहले तो हमें जो जरूरत था उस हिसाब से हम लोगों ने एक कांस्टेंट करंट ढूंढा और जैसा फॉर्मूला है उस हिसाब से नाम बन दिया। सो आरएमएस करंट किसी भी करंट का निकालना हो तो हमें यही काम कर रहे हैं, रूट लेना है लास्ट में, पहले स्क्वायर करो, मीन निकालो और रूट निकालो। ठीक है, ये दो फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, पेज नंबर 45 के लेफ्ट पे, पेज नंबर 44 के लेफ्ट पे लिखो। देखो 44 के लेफ्ट में करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो था व्हाट इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, तो हम लोगों ने तो जनरल डिफाइन कर दिया कि किसी भी करंट का एवरेज क्या होगा। तो अब इधर हम लोग निकालेंगे, फाइंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। Find average and RMS value of current for t equal to 1 to t equal to 3 seconds. If I is equal to ये है जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 इतना एम्पियर का करंट है। तो इस इंटरवल के लिए हमें आरएमएस वैल्यू भी चाहिए और एवरेज वैल्यू भी चाहिए। ये कैलकुलेट करने हैं, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, फॉर्मूला के नाम पे तुम्हें याद ही होगा, अभी बताया था। एवरेज निकालने हैं तो इंटीग्रेट करेंगे, जिस टाइम इंटरवल में चाहिए उस टाइम इंटरवल में। अगर t1 से t2 चाहिए तो t1 से t2 करना, 0 से डेल्टा t चाहिए तो ऐसा लिखेंगे। एवरेज का एक्सप्रेशन फॉर्मूला दोनों याद ही है, बस इसका यूज कर देना है। निकालो जल्दी, एवरेज वैल्यू तो आया होगा। जल्दी कैलकुलेट करो, फॉर्मूला है ही। कितना आया?
एवरेज वैल्यू कितना आया 20.7 के आसपास। 20.5 हम्म, 20.5 अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 20.5 ही कर देंगे। तो एवरेज वैल्यू निकालने थे, एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आरएमएस वैल्यू निकालना है तो आरएमएस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए। तो आईआरएमएस निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? तो वही काम करना है, जब दिया हुआ है तो उसे इंटरवल में तो है करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो बस वही काम करेंगे, 2t² + 2 + 5t, इसको स्क्वायर करके तब इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। और ये भी 1 से 3 सेकंड के लिए डिवाइडेड बाई 3 - 1 ऐसे हो जाएगा और वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगा वो मिल जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड आई एवरेज फॉर वन साइकिल। वन साइकिल मतलब 0 to t, 0 to t मतलब 2π/ω और साइनसॉइडल करंट। मान लो साइनसॉइडल करंट है I = I0 sin ωt। ये बहुत आता है क्वेश्चन। I = I0 sin ωt है। वन साइकिल के लिए हमें एवरेज वैल्यू निकालने हैं। जो साइनसॉइडल होता है, साइनसॉइडल करंट जो हम लोग को पढ़ने हैं, I0 इज द पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और इसका निकालना है। तो निकाला जाए आई एवरेज। बताओ क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही है, अप्लाई करो जल्दी से। जीरो से लेकर के पूरे टाइम इंटरवल के लिए I0 sin ωt, इसको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे और डिवाइडेड बाई t करने पड़ेंगे तो मिलेगा एवरेज वैल्यू। करो कैलकुलेट कर कितना आ रहा है। I0 बाहर ले लोगे, sin ωt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? -cos ωt डिवाइडेड बाई ओमेगा। 0 से t बोले तो 2π/ω अपॉन t। इसलिए ये वैल्यू हो गया I0 अपॉन t और ये ओमेगा भी हो गया। और cos t × 2π/ω -cos 2π और माइनस cos 0। क्या मिला? वैल्यू कितना आया इंटीग्रेट करके? अरे आई एवरेज का वैल्यू कितना आया? वन सेकंड के लिए इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट डालोगे 2π/ω, कैंसिल, cos 2π और एक में cos 0। cos 0 वही होता है जो cos 2π होता है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 2π भी 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, दोनों ही 1 होते हैं। इसलिए क्या वैल्यू आ गया? 0। आई एवरेज 0 आना भी चाहिए, क्योंकि जब आई ऐसे चल रहा हो तो एक साइकिल के लिए जब भी इंटीग्रेट करोगे, जो जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में था एरिया इनक्लोज उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में है। इट मींस जब राइटवर्ड, पॉजिटिव मींस राइटवर्ड मान लो, तो राइटवर्ड अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट जा रहा हो तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरिया क्या है? आई डी टी इंटीग्रेशन है, करंट टाइम का इंटीग्रेशन, मतलब क्या है? चार्ज ट्रांसफर। तो जितना चार्ज ट्रांसफर यही होता है ना, आई डी टी क्या होता है? डी क्यू इंटीग्रेट कर रहे हो आई डी टी, एरिया निकल रहा हो क्या है? डेल्टा क्यू, चार्ज ट्रांसफर।
तो चार्ज ट्रांसफर जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में रह के हुआ उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में रह के हुआ, इसलिए नेट चार्ज ट्रांसफर ओवर वन साइकिल इज जीरो। तो एवरेज वैल्यू जीरो आ रहा है, आना भी चाहिए। किसी भी साइनसॉइडल फंक्शन, कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन है, साइन या कॉस है, वन साइकिल में उसका एवरेज जीरो आएगा। वन साइकिल में इंटीग्रेशन ही जीरो आएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, हो गया जीरो। तो इसलिए हम लोग एवरेज वैल्यू फॉर साइनसॉइडल करंट, एवरेज वैल्यू फॉर, कभी भी एवरेज वैल्यू फॉर साइनसॉइडल करंट हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो वन साइकिल के लिए नहीं करते, क्योंकि वन साइकिल के लिए करोगे तो जीरो आएगा। चाहे वो आई नॉट का वैल्यू 2 sin ओमेगा टी हो, 2 sin ओमेगा टी हो, या 20 sin ओमेगा टी हो, या 200 sin ओमेगा टी हो, सबका हाल तो वही है, सब तो जीरो आ रहा है। एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसलिए एवरेज वैल्यू से तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन लार्जर करंट है या स्मॉलर है, हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा। इसलिए क्या करेंगे, हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं एवरेज। साइनसॉइडल के केस में सिंस एवरेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो irrespective of the maximum value I naught, इसलिए हम लोग एवरेज वैल्यू वन साइकिल के लिए जब भी पूछा जाए तो दैट इज जीरो। हम लोग हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं और हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू आता है ट्वाइस आई नॉट अपॉन पाई। ये स्टैंडर्ड याद रखते हैं लोग, एवरेज वैल्यू अभी निकालेंगे हम लोग। ये तो देख लिया जीरो आया। राइट हैंड साइड पे हम लोग चल रहे थे, पेज नंबर 45 पे देखो, 45 के राइट हैंड साइड पे देखें, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन हाफ साइकिल ऑफ AC। बोल रहा है ना क्वेश्चन में, ओवर वन हाफ साइकिल ऑफ AC। क्यों बोल रहा है, क्योंकि पता है फुल साइकिल में जीरो होता है। तो लेट AC बी एक्सप्रेस एज Im sin ओमेगा t, I नॉट sin ओमेगा t के बदले क्या हो गया, Im sin ओमेगा t। पीछे वाले ध्यान है, Im sin ओमेगा t है, इसका हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन हाफ साइकिल विल बी गिवन बाय, तो वन हाफ साइकिल एक तरफ दिखाया है और एक तरफ हमने कंप्लीट साइकिल का दिखाया। ये है हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए है ये, हाफ साइकिल के लिए। देखो रिजल्ट आ रहा है ट्वाइस आई नॉट बाई पाई, ट्वाइस आई नॉट बाई पाई, और कंप्लीट साइकिल के लिए उधर निकाले हैं वो जीरो। यहाँ पे देखो ये कंप्लीट साइकिल वाला अभी निकाला था, Im sin ओमेगा t 0 से t डिवाइडेड बाई t, 0 से t डिवाइडेड बाई t, यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, वैल्यू डाल दोगे, t का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, वैल्यू जब डाला तो ये 2 पाई और cos 0, 1 माइनस 1 0 हो गया। इसलिए हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं, स्कूल में जब भी आएगा एवरेज वैल्यू साइनसॉइडल के लिए तो हाफ साइकिल के लिए ही निकालना। हाफ साइकिल के कैसे निकालेंगे, 0 to t by 2 डिवाइडेड बाई t by 2। हम लोग बस इतना ही के लिए निकाल रहे हैं, इधर वाले के लिए नहीं निकाल रहे, खाली इतने के लिए। तो अगर 2 sin ओमेगा t होगा तो ऐसे वाले का ज्यादा होगा, 200 sin ओमेगा t तो ऐसे का ज्यादा चांस आपको पता लग जाएगा ना, कम से कम वैल्यू ऑफ करंट ज्यादा है या कम है वो तो पता लग जाएगा। हाफ साइकिल में डिफाइन करते हैं, तो हाफ साइकिल के लिए t by 2, इधर भी t by 2, Im वैसे ही बाहर निकालेंगे और sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन t by 2 था, 2 ऊपर चला गया, ये मिल गया। अब t by 2 डालेंगे, मतलब कितना डालेंगे, पाई बाई ओमेगा। t क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो अपॉन 2 करेंगे, पाई बाई ओमेगा डालोगे तो पाई बाई ओमेगा डाला यहाँ पे, ये लिमिट डालेंगे, पाई बाई ओमेगा, t का वैल्यू पाई बाई ओमेगा डालो तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा पाई, cos पाई बच जाएगा। और इधर जब 0 डालोगे तो 0 है ही, cos पाई का वैल्यू होता है -1, cos 0 का होता है 1, इससे वैल्यू मिल गया हमें -2 और माइनस कैंसिल हो गया और 2 I नॉट बाई पाई। ये वैल्यू स्टैंडर्ड याद रखना, आई एवरेज हम लोग का 2 I नॉट अपॉन पाई होता है साइनसॉइडल के लिए ओवर हाफ साइकिल, और कंप्लीट साइकिल के लिए 0। ठीक है, दिखा दो जो मैंने लिखा है वो तुम भी लिख दो। कंप्लीट साइकिल के लिए 0, ट्वाइस आई नॉट अपॉन पाई, ये रिजल्ट याद रखने हैं। लेकिन ये वैलिड है एवरेज के लिए सिर्फ साइनसॉइडल, वो भी हाफ साइकिल। साइनसॉइडल में साइन है चाहे कॉस है, दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि कॉस का भी एक साइकिल में इंटीग्रेट करोगे, मतलब ऐसे होता है उसका हाफ साइकिल में इंटीग्रेट करोगे तो वैसा ही आएगा रिजल्ट। एवरेज जो निकल रहा है इसका मतलब क्या निकल रहा है कि हाफ साइकिल में तुमने कितना चार्ज ट्रांसफर किया डिवाइडेड बाई टाइम, इंटीग्रेट कर रहे हो। ऐसा अगर होता है ऐसी तो ज्यादा चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाई टाइम,
तो ज्यादा है चाहे कम है वो पता लगता रहेगा आई एवरेज में। पी की वैल्यू देख रहे हो, पी की वैल्यू अपने आप ज्यादा आ जाएगा, क्यों भाई कांस्टेंट है, इसलिए जितना ज्यादा पी की वैल्यू होगा उतना ज्यादा हमारा आई एवरेज भी होगा। ठीक है, तो किसके लिए हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं एवरेज? ओनली फॉर साइनसॉइडल एसी, ओनली फॉर कोई और एसी अगर हो, कोई और फंक्शन हो तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है कि हाफ के लिए निकालो। उसमें तो जिस टाइम इंटरवल बोलेगा उस टाइम इंटरवल निकालेंगे, इसमें भी जिस टाइम इंटरवल बोलेगा, लेकिन अंडरस्टूड क्या है हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में जीरो आता है, इसलिए कंप्लीट साइकिल का बात ही नहीं करते थे। अब देखेंगे आरएमएस वैल्यू किसके लिए? साइनसॉइडल के लिए। किसी और के लिए निकालना हो तो निकाल ही लेंगे, फॉर्मूला वही है। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, 46 नंबर पेज। देखो क्वेश्चन भी लिखा है, derive relation between RMS value and peak value of AC, RMS value and peak value of AC, ये निकालना चाहते हैं। देखो यहाँ से इसमें क्या करने हैं, ये इधर किया हुआ कोई बात नहीं, हम लोग इधर दिखा रहे हैं। हमें चाहिए IRMS, क्या चाहिए? फॉर्मूला बोलो क्या होता है? अंडर रूट और इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे? IT स्क्वायर DT, कहाँ से कहाँ? वन साइकिल के लिए चाहिए, वन साइकिल के लिए पहले निकालते हैं हम लोग, और अगर हमारा वन साइकिल के लिए जीरो आता तब ना हाफ साइकिल के लिए सोचा, इसके लिए जीरो नहीं आता वन साइकिल के लिए, हीटिंग इफेक्ट है ये तो हीटिंग इफेक्ट बताएगा, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, हीटिंग इफेक्ट तो दोनों बार करेगा, इसलिए इसमें जीरो आने का चांस नहीं है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर करने पड़ेंगे। तो बताओ भाई स्क्वायर किया तो क्या मिला? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई ये टी, जीरो से लेकर के टी तक कर रहे हैं। ये इस पूरे को हम लोग चाहें तो ऐसे रख करके और हाफ बाहर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा हो। तो हाफ अगर ऐसे बाहर कर दिया और आई नॉट स्क्वायर इधर साइड आ गया, हमारा टी भी साइड आ जाएगा भाई, टी भी बाहर आ गया, और बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पड़ेंगे। क्यों करना पड़ेगा पता है? क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जब अगर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा तो उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। इंटीग्रेट करते हैं ना भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसलिए इस फॉर्मूला में लिखे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं पता हमें, लेकिन cos 2 थीटा sin 2 थीटा आएगा तो उसका तो कम से कम इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेकिन छोड़ो, तो ये हो गया तुम्हारा सबका रूट लगाएंगे, लेकिन ये आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, टी का वैल्यू बाद में, और ये हो जाएगा कितना? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, और इसको हमें करने होंगे इंटीग्रेट जीरो से लेकर किसके लिए? ठीक है जी, देखो यहाँ तक समझ गए। इधर तो इधर वाला कंपेयर कर लेते हैं, तो इसी को इवैल्यूएट कर देने हैं, कर नहीं लेंगे, 1 को अलग करोगे इसको अलग इंटीग्रेट करोगे, 2 पार्ट में इंटीग्रेशन हुआ। वही काम यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखो स्क्वायर किया im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/t बाहर आ गया, इसने क्या किया? रूट को भी छोड़ के रखा है, IRMS स्क्वायर निकालना है, लास्ट में रूट निकालना अच्छा ही बात है भाई, क्यों हर स्टेप में रूट को कैरी करें, रूट करने देते हैं, लास्ट में लगा दें, IRMS स्क्वायर ही निकाल रहे हैं, तो IRMS स्क्वायर निकाल रहे हो तो ऐसे करते जाओ भाई, स्क्वायर इसका ये निकाल रहे हैं हम लोग अभी रूट के बिना, यानी IRMS स्क्वायर निकाल रहे हो तो आई स्क्वायर डी टी और आई स्क्वायर रखा तो ये मिल गया। देखो IM स्क्वायर बाहर आया, 2t भी बाहर आया, यही वाला IM स्क्वायर 2t बाहर आ गया, और बच गया अंदर में 1 माइनस, बोलो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dt, मींस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t, इंटीग्रेशन dt क्या हुआ? t, और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का क्या होता है? sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो ये आ गया यहाँ पे इंटीग्रेट करके, पूरा इंटीग्रेट कर रख लिया, 0 से t लिमिट डाल दिया, पूरे का इंटीग्रेशन हो गया एक बार में, t और sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और ये 0 से t। अब t वैल्यू डालो, इसमें लिमिट डालोगे t माइनस 0, तो ये हो गया। इसमें करेंगे अगर तो यहाँ पे t डालोगे, जैसे t डालोगे 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ जब t डालोगे क्या होगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, और ये 2 पाई था, इस 2 से मल्टीप्लाई 4 पाई, तो sin 4 पाई हो जाएगा यार, तो क्या हो जाएगा? sin 4 पाई। यहाँ पे 2 ओमेगा कैपिटल T लिखना चाहिए था, जब लिमिट डाल दिया तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? ये कैपिटल T,
माइनस साइन 0, और कैपिटल टी का वैल्यू जब 2 पाई ओमेगा लिखा तो साइन 4 पाई आ गया, देख रहे हो ना, साइन 4 पाई आ गया। टी का वैल्यू जब 2 पाई ओमेगा डालेंगे, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, और ये बन गया साइन 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा है, ये वाला रह गया टी, ये हो गया क्या 0, साइन 4 पाई वही होगा जो साइन 0 होगा, तो ये 0 माइनस 0 0 ही है, टी है और एक टी है, टी टी कैंसिल हो गया, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और इसलिए जब आई आर एम एस निकालेंगे तो रूट लगाएंगे, तो आई एम अपॉन रूट 2 ये वैल्यू आता है आर एम एस का, आई एम अपॉन रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ आर एम एस करंट। ठीक है, तो इस तरह से काम करने होंगे, उसको करेक्ट कर लो, और इधर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख तो दो ही कम से कम, और ये फॉर्मूला भी लिख लो ताकि जब रिवाइज करोगे तो याद रहेगा कम से कम। चाहे तो रूट अंदर लगा के कैरी करें या आई आर एम एस का स्क्वायर निकाल लें, ये स्कूल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है साइनसॉइडल के लिए ही आता है एवरेज आर एम एस। देख लिए यहाँ तक, तो आई आर एम एस वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ समझ गए, इंटीग्रेट करने थे वैल्यू रख दिया हमने, सारा इस पूरे का इवेलुएट करेंगे तो ये मिल जाएगा जैसे मिल जाएगा। अब इसके आगे देखो आर एम एस वैल्यू समझ गए हम लोग, ये समझ गए कि हम लोग साइनसॉइडल के लिए एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू में सिर्फ हाफ साइकिल का कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1 साइकिल के लिए 0 आता है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब देखो उसके नीचे क्या लिखा है, राइट हैंड साइड तो कंप्लीट हो गया पेज नंबर 46 में, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ो से क्या लिखा है, अच्छा ये हम लोगों को, अब मैं पहुंच गया इसको एसी थ्रू डिफरेंट सर्किट में। आगे जो क्वेश्चन अभी तुमने पढ़ा वो एसी थ्रू डिफरेंट सर्किट के लिए है, प्योर रेसिस्टर के लिए, प्योर इंडक्टर के लिए, प्योर कैपेसिटर के लिए। इंडक्टर तो सबने किया नहीं है, एक दो लोगों का छूटा है, आज तो मैं बचा दूंगा, अगली बार नहीं बचा पाऊंगा। मेजरमेंट ऑफ एसी पे जरा ध्यान देते हैं, मेजरमेंट ऑफ एसी पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, इसका हम लोग काम कर ले और उसके बाद आ जाएंगे इस पे। देखो इसी पेज में 43 में, हाउ कैन वी मेजर अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, 43 नंबर पेज। तो पहले समझ लें मेन बात क्या है, उसके बाद लिखवा देता हूँ। देखो भाई मेन बात यह है कि जो तुम्हारा नॉर्मल एमीटर एंड वोल्ट मीटर, मान लो गैल्वेनोमीटर से बना है, वो बेस्ड होता है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। जितना चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम होगा उस हिसाब से ये करंट का रीडिंग बता देगा। कौन? नॉर्मल एमीटर एंड वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होता है वो इस हिसाब से होता है। तो ये रीडिंग अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में तो एसी में फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि एवरेज वैल्यू 1 साइकिल में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जितना उधर गया उतना इधर आया, फिर नेक्स्ट में चलेगा फिर 0 हो जाएगा। तो इसलिए हर साइकिल में तो, और 1 सेकंड में कितने साइकिल चलते हैं भाई? 1 सेकंड में इंडिया में 50 साइकिल चलते हैं। 50 हर्ट्ज का सप्लाई है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज घर में सप्लाई होता है। जो हाउस होल्ड सप्लाई है, ठीक है, हाउस होल्ड सप्लाई, इसको अगर हम लोग साइनसॉइडली लिखना चाहें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो इस वोल्टेज को लिख सकते हैं V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वो लिखेंगे 311 साइन 314, ये है घर का सप्लाई। कैसे? तो ये है V0 साइन ओमेगा टी। V क्या है? V0 साइन ओमेगा टी। तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज,
फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा होगा 2 पाई अपॉन टी, दैट इज 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई इनटू 50, क्या मिलेगा 100 पाई, 100 पाई मींस 314 डाल दिए इसलिए। और जो सप्लाई तुम्हारा होता है वो है VRMS, RMS वैल्यू, जो 220 वोल्ट है ना सप्लाई, वो क्या है VRMS है। और VRMS क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, ये होता है। अभी RMS वैल्यू निकाला था ना I0 अपॉन √2, वैसे ही RMS वोल्टेज जो होगा वो V0 अपॉन √2, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। सो बताओ यहाँ से पीक वैल्यू क्या होगा 220 √2, दैट इज 311, इसलिए ये डाल दिया 311। ये घर का सप्लाई, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज जो हमें घर में मिलता है फंक्शन ऑफ टाइम वो 311 का होता है मैक्सिमम। इसका RMS वैल्यू है, कुछ नहीं बोला जाए तो जितने भी AC में बोला या सुना जाता है वो सब RMS के टर्म में बात होता है। जब साइनसॉइडल, जब आपने टाइम फंक्शन नहीं बोला, सिर्फ एक वैल्यू बोल रहे हो AC डिवाइस के केस में, AC सप्लाई करंट कुछ के बारे में बोल रहे हो, करंट वोल्टेज AC के बारे में, तो वो है उसका RMS वैल्यू। क्या है उसका वैल्यू? ऐसा क्यों है अभी थोड़ी देर में समझ में भी आ जाएगा, लेकिन हाउस होल्ड सप्लाई है। अब देखो जो बात कर रहे थे उस पे आएंगे, इसको भी लिखवाऊंगा मैं थोड़ी देर में। फिलहाल ये है कि हमारा चार्ज ट्रांसफर पे बेस्ड जो होता था नॉर्मल एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, ये यहाँ फेल हो जाएगा क्योंकि एवरेज वैल्यू है 0, ये आपको लिखने हैं, एवरेज वैल्यू 0, इसलिए ये फेल हो जाता है। तो ऐसे मेजरमेंट करने के लिए, ऐसे AC का हम लोग मेजर करना चाहें तो कैसे मेजर करें भाई, ये वाला 2 sin ओमेगा टी है या 200 sin ओमेगा टी है, कैसे पता चले? तो इसके लिए हम लोगों ने ऐसा डिवाइस हम लोगों ने ढूंढा जो कि हीटिंग इफेक्ट मेजर करे। कोई भी रेसिस्टेंस के थ्रू कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसके बेसिस पे एक करंट बता दे। हीटिंग इफेक्ट पे अगर मेजर करके रीडिंग बताता हो तो वो तो इधर से जाएगा तब भी हीट प्रोड्यूस किया, इधर से आया तब भी हीट प्रोड्यूस किया, इसलिए पर सेकंड कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअल करंट से, उसके बदले में एक करंट बताया, इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, ये तो 2 एम्पीयर के क्रॉसपॉन्डिंग 2 एम्पीयर में इतना ही हीट प्रोड्यूस होता है पर सेकंड। अब ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअल करंट से तो ये तो 10 एम्पीयर क्रॉसपॉन्डिंग होता है, तो इसका करंट का जो भी करंट चल रहा है इसमें जैसा भी चल रहा हो उसके बदले में रीडिंग क्या देंगे 10 एम्पीयर। और उससे भी ज्यादा हो रहा है यहाँ पे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इतना जितना ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकंड, उतना हीट प्रोड्यूस करने वाला होता है 50 एम्पीयर का कांस्टेंट करंट, तो इसका रीडिंग क्या देंगे 50 एम्पीयर। वो हीटिंग इफेक्ट मेजर कर ले, वो कैसे हीटिंग हो रहा है, इधर इधर ज्यादा क्या हो रहा है या एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेशन है, जैसा भी है जो फंक्शन ऑफ टाइम, जितना हीटिंग इफेक्ट पर यूनिट टाइम है उतना ही हीटिंग इफेक्ट पर यूनिट टाइम करने वाला एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट वो बताएगा ऐसा एमीटर। इसलिए ऐसे एमीटर, ऐसे वोल्ट मीटर को हम लोग बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे वायर कितना हॉट हुआ उस बेसिस पे रीडिंग, इसलिए इसका नाम है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। मींस AC एमीटर एंड AC वोल्ट मीटर कलेक्टिवली नोन एज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट के मेजरमेंट पे बेस्ड होता है रीडिंग। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए इसका नाम क्या रखा? फिर से बोलो क्या रखा नाम? जो कि बेस्ड होता है मेजरमेंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर यूनिट टाइम। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक वैल्यू बताया, तो तुमने अभी RMS का जो वैल्यू पढ़ा है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, वो यही तो करता है, हीटिंग इफेक्ट इक्विवेलेंट कराने वाला कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट। इसलिए ऐसा जो डिवाइस जो हीटिंग को मेजर करके और एक करंट बताता हो तो वो जरूर RMS वैल्यू बताएगा। इसलिए जहां भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, एमीटर वोल्ट मीटर लगाएंगे, वो हमें क्या देगा लेकिन RMS वैल्यू, इसलिए बोलेंगे भी RMS वैल्यू। इसलिए जितना बोलते सुनते हैं ऐसे डिवाइस के लिए वो सब RMS वैल्यू में होता है, अंडरस्टूड है। कुछ नहीं बोला जाए, 220 वोल्ट सप्लाई है, 220 वोल्ट इज RMS वैल्यू। ठीक है, तो अब इसके लिए लिखेंगे हम लोग हाउ डू वी मेजर अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो इसमें लिखो नॉर्मल एमीटर एंड वोल्ट मीटर, नॉर्मल एमीटर एंड वोल्ट मीटर, फटाफट लिखो, विच आर बेस्ड ऑन measurement of
चार्ज ट्रांसफर पढ़ेंगे 10। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। Sales mean measuring alternating current of the voltage. Because I average तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी निकालेंगे for each cycle of sinusoidal AC is 0, इसलिए रीडिंग ही 0 रहता है। Reading remains at 0. To measure this, we use hot wire instruments. ब्रैकेट में लिखेंगे AC एमीटर एंड AC वोल्टमीटर। Measure AC, we use hot wire instruments which are based on measurement of heating effect. Per second. And the equivalent value of current as the reading. Hence reading of hot wire instrument. Are the RMS values. तो ऐसा वो समझ गया ना, क्योंकि RMS वैल्यू वही करंट है जो हीटिंग इफेक्ट इक्वल करता है, वैसा कांस्टेंट करंट RMS करंट है, इसलिए रीडिंग RMS वैल्यू है। We have 220 volt supply in our house. एक तरफ लिखेंगे हाउस होल्ड सप्लाई, एक तरफ लिखेंगे इंडस्ट्रियल सप्लाई। प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन बोर्ड पे देखो लिखना शुरू हो गई। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है एट 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इंडिया में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने को होता है? 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है। जो सप्लाई का जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन जहाँ प्रोड्यूस हुआ वहाँ से ट्रांसमिट होगा ना भाई, तो ट्रांसमिशन होता है वो होता है आजकल 88,000 वोल्ट पे। ठीक है। और जब सप्लाई होकर जब सिटीज में पहुंचता है तो इसका हम लोग स्टेप डाउन करते हैं,
इसका डाउन करते हैं, 440 वोल्ट पे लाते हैं, 220 वोल्ट पे लाते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं ताकि पावर लॉस कम हो ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका थोड़ा डिटेल। प्रोडक्शन होगा 440 वोल्ट पे, और ट्रांसमिशन जितना ज्यादा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करोगे उतना ही ट्रांसमिशन लाइन में लॉस कम होंगे। तो इसलिए लॉस कम करने के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं, रिस्की भी होता है। इसलिए जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं जहाँ जहाँ से जाते हैं उसको हम लोग सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं कि लोग वहाँ पे इंटरनगर जहाँ जहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे एक फेंस बना लेते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, और उसके चारों तरफ जो है वो खोपड़ी लटका देते हैं, हड्डी बनाया लिख दिया। ऐसा होता है ना, सब स्टेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सब स्टेशन, जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे रहेंगे, बहुत सारे पोल्स लगे रहेंगे, वहाँ आएंगे। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के लिए टर्मिनल होते हैं। तो 88 kV पे होता है ट्रांसमिशन, 88 किलो वोल्ट पे, ठीक है। और इसको फिर से हम लोग कन्वर्ट करते हैं 440 में, ये इंडस्ट्रियल सप्लाई है और ये फिर डोमेस्टिक सप्लाई है, रेजिडेंशियल। इसलिए यहाँ पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इधर क्या है 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे, तो V0 साइन ओमेगा t लिखेंगे। V0 कितना होगा भाई, तो V0 होगा हमारा, क्योंकि V RMS है कितना 220 वोल्ट, इसलिए जो V0 बाई √2 है वो है 220। दिस इम्प्लाइज V0 इज इक्वल टू कितना 220 √2, दैट इज 311। सिमिलरली ओमेगा होता है हमारा 2 पाई अपॉन t, दैट इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई इंटू 50, इट मीन्स 100 पाई। तो 100 पाई का मतलब हो गया ये है। इसलिए VT जो होगा हाउस होल्ड सप्लाई, हम लोग लिख सकते हैं 311 साइन 314 या कॉस 314 थी। साइन से रिप्रेजेंट करें या कॉस से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ का बताओ क्या हो जाएगा, कितना मतलब कितना हो गया 622, साइन हो तो साइन या कॉस लिखना हो तो कॉस लिखो, लेकिन ये रहेगा 314 की। ये इंडस्ट्रियल सप्लाई, ठीक है, लिख लो। लोगों ने देखा अभी हाउस होल्ड सप्लाई, क्या देखा, कितना होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जो भी सप्लाई, जब बल्ब लो, कोई लाइट लो, फैन लो या ट्यूबलाइट लो, कुछ भी लोगे, सब में स्पेसिफाइड होता है 220 वोल्ट। और हर्ट्ज तो लिखा नहीं जाता, कहीं में लिखा भी रहता है, और कितना वाट, ये तीन चीज है। तो हर्ट्ज लिखा रहे चाहे ना रखे, 50 हर्ट्ज ही है। सारे डिवाइस 50 हर्ट्ज के लिए बने हुए हैं। 220 वोल्ट और हैवी मशीन जो होते हैं वो 440 वोल्ट के लिए रहते हैं, इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना समझिए, कैसा भी फंक्शन हो कैलकुलेट कर लेंगे। चलो बैठ जाओ। मान लो आज है चार्जिंग करंट I इज इक्वल टू I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाइम कांस्टेंट, मान लो ऐसा आ गया। इसका भी RMS वैल्यू निकालना है, मान लो इसका RMS वैल्यू चाहिए, आइए RMS और 0 to टाइम के लिए टाइम कांस्टेंट कोई बात नहीं, जितना भी मान लो 5 है, एक्स के लिए कितने भी टाइम इंटरवल के लिए दिया जाए, तो I RMS अगर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसको करेंगे स्क्वायर,
आई नॉट स्क्वायर और 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, इसका स्क्वायर करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, 0 से टाउ के लिए करोगे, डिवाइडेड बाई टाउ करोगे, तो जाकर के मिलेगा। काम वही करना है। अब मैथमेटिकली ये चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, फॉर्मूला वही रहेगा। एवरेज वैल्यू निकालने होंगे अगर उसी टाइम इंटरवल के लिए, तो फिर वही काम करेंगे। आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, 0 टू टाउ इंटीग्रेट किया, डिवाइडेड बाई टाउ किया, एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। तो सब काम वही करना है, चाहे वो फंक्शन कैसा भी हो। एक चीज और याद रखना, इफ करंट, जो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग समझते हैं, वो अगर कांस्टेंट हो, मान लो 5 एम्पियर कांस्टेंट हो, आई हो, तो फिर ऐसे करंट का आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड ये वैल्यू सब सेम ही रहता होगा भाई। अगर इसका तुम आई आरएमएस निकालो तो क्या होगा भाई, तो इंटीग्रेट करोगे किसको, तो 5 का स्क्वायर आई स्क्वायर, और जिस टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करोगे उसी से डिवाइड करोगे तो मिलेगा, और उसको रूट भी लगाओगे। बताओ 5 स्क्वायर तो बाहर आ गया और इंटीग्रेट हुआ तो ये आया डेल्टा टी, डिवाइडेड बाई करेंगे डेल्टा टी, ये मिलेगा वैल्यू 5। अगर आई एवरेज में निकालोगे तो क्या करेंगे, 5 dt, और ये डेल्टा टी 0 से लेकर डेल्टा टी तक कर रहे हैं, या 5 सेकंड तक कर रहे हैं, 2 से 5 सेकंड, तो यहाँ 5 - 2 आ जाएगा और ये वैल्यू आएगा 100। सो अगर कांस्टेंट करंट है तो आरएमएस और एवरेज सब वही रहता है। तो कोई भी हो निकाल लेंगे, कैसा भी फंक्शन हो निकल जाएगा। लिखने की जरूरत है क्या? लिखने की जरूरत है? फिर भी लिखो, लिखो अगले साइड में, नहीं जरूरत है तो आलस के मारे बोल देते हो नहीं जरूरत है। जल्दी जल्दी लिखो, ऐसे ही पेन चलाओ होता है। आई अगर कांस्टेंट हो जाए तो आरएमएस एवरेज सब वही होता है। लिख लिए? आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो देखा वो 5 एम्पियर था फिक्स्ड, तो आई आरएमएस भी और आई एवरेज भी सब हो जाएगा उतना ही। क्वेश्चन पढ़ो जोर से, क्या लिखा है? करंट हो या वोल्टेज हो, करंट में आई लेते हो, वोल्टेज में भी लोगे, और कोई डिफरेंस नहीं है। पढ़ो क्या लिखा है आंसर में आरएमएस के लिए, रूट मीन स्क्वायर करंट। आरएमएस को हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, आई इफेक्टिव भी बोलते हैं, वर्चुअल भी बोलते हैं। वर्चुअल करंट भी बोलेंगे, इफेक्टिव करंट भी बोल सकते हैं, आरएमएस करंट भी बोल सकते हैं। So root mean square RMS or effective value of an AC is that steady current which when passed through a resistance produces exactly same amount of heat in the given time as it is produced by the actual AC when flowing through the same resistance for the same time. It can be shown that I effective or I RMS is Im by root 2 0.7 Im. Similarly, V RMS or V effective, V RMS or V effective, I effective नहीं, V RMS equal to V effective is equal to Vm by root 2 0.707. The RMS current or voltage is sometimes also referred as virtual current or voltage. ठीक है? In AC circuit, unless otherwise specified, we talk in terms of RMS current and RMS voltage. बताया पहले, तो बोला ना जाए किसी और के बारे में कि पीक करंट या एवरेज करंट, तब तक सब RMS है। आरएमएस वैल्यू ज्यादा होता है या एवरेज वैल्यू ज्यादा होता है? साइनसॉइडल के लिए आरएमएस वैल्यू ज्यादा कि एवरेज वैल्यू ज्यादा? एवरेज वैल्यू 2I नॉट बाई पाई हाफ साइकिल के लिए, और आरएमएस वैल्यू कौन ज्यादा? आरएमएस वैल्यू, क्योंकि एवरेज वैल्यू 0.6 टाइम्स होता था, ये 0.7।
0.7 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू, 70% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होता है RMS, और वो 67% के आसपास होता है। कितना होता है भाई? 80 में ऊपर है, 0.63, 63%, 63.7%। तो ये 63% मैक्सिमम करंट का है एवरेज वैल्यू, और ये 70% है, इसलिए RMS वैल्यू ज़्यादा है। चलो वापस आ जाएं 46 नंबर पेज। अब देखने हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज करंट इफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड इन प्योर रेजिस्टर एंड वी यूज द रिजल्ट। करंट क्या होगा वो निकालने हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर वोल्टेज हमारा हो साइनसॉइडल प्योर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। करंट अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया प्योर रेजिस्टर में, तो देखो डायग्राम बना हुआ है, प्योर रेजिस्टर है और इधर Vm sin ओमेगा t मान लो अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई किया? जोर से बोलो, क्या अप्लाई किया? कुछ भी वैल्यू हो सकता है। Vm sin ओमेगा t मान लो वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया, तो ये करंट अपना सेट करेगा। जब पोलैरिटी इस तरह का रहेगा तो इधर करंट सेट करेगा, जब इधर हो जाएगा पोलैरिटी तो उल्टा हो जाएगा करंट। अभी क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। हमें चाहिए वो करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये चाहिए। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो अपने आप इसी रिएक्शन नेगेटिव होगा, अपने आप इधर हो जाएगा, ये चाहिए। तो एक तो है भाई ओम्स लॉ, रफली जो बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ, ये तो होता नहीं है ओम्स लॉ, बताया था एग्जैक्टली में तो डेल्टा V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी वाला रहेगा तभी। ये तो सबके लिए वैलिड है, लेकिन इसी का यूज करना चाहिए, लूज सेंस में इसी को हम लोग ओम्स लॉ प्रेफर करते हैं। तो ये यूज करें तो भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो है Vm sin ओमेगा t। इसलिए यहाँ से करंट क्या होगा भाई, तो करंट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से वोल्टेज जो हम लोगों ने अप्लाई किया है इसके अक्रॉस वो है Vm sin ओमेगा t, तो डिवाइडेड बाय R करोगे, इसलिए ये मिल जाएगा तुम्हें Vm by R एंड sin ओमेगा t, दैट इज करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, करंट का मैक्सिमम वैल्यू और sin ओमेगा t। करंट का मैक्सिमम वैल्यू sin ओमेगा t, वोल्टेज था, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू sin ओमेगा t। इक्वेशन A इक्वेशन B कंपेयर करने से क्या पता लग रहा है बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है? A एंड B में, A एंड B में क्या डिफरेंस, क्या सिमिलरिटी? करंट है, वोल्टेज है, करंट है, वोल्टेज है, और दोनों में अपना अपना पीक वैल्यू है। इसका जो पीक वैल्यू है Im, इसका जो पीक वैल्यू है उसके पीक वैल्यू में डिवाइडेड बाय R है, और ओमेगा t उधर भी है, ओमेगा t इधर भी है। ये जो ओमेगा t है एंगल साइन का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। इसलिए यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B हम लोग बोल सकते हैं दैट वोल्टेज Vt एंड करंट It आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, सेम फेज में है, कोई लीड नहीं कर रहा, कोई लैग नहीं कर रहा। इट मींस जब ये मैक्सिमम होगा sin ओमेगा t जब π/2 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, ओमेगा t π/2 तो ये 1 हो जाएगा, तो V कितना, Vm अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, तो उसी टाइम पे ये भी तो π/2 होगा, तो ये भी 1 होगा, तो ये भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे। मींस जब करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, और जब इधर वोल्टेज मिनिमम है इधर नेगेटिव में मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम। जीरो तो दोनों जीरो एक साथ, दोनों एक साथ मैक्सिमम पे आएंगे, दोनों एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम पे, दोनों एक साथ जीरो पे आएंगे। ऐसे वेरिएशन को बोलते हैं सेम फेज वेरिएशन। नॉन लीडिंग लैगिंग दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं, सिंक्रोनाइज से चल रहे हैं, लीडिंग लैगिंग नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई लैग नहीं कर रहा। लीडर होता है तो वो आगे आगे चलता, ये ऐसे चलता तो ये ऐसे चलता, ये ऐसे आता तो ये ऐसे आता, टाइम के साथ ये इसमें लीडिंग लैगिंग होगा। लेकिन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, भले एक का पीक वैल्यू ज्यादा है, किसी का पीक वैल्यू कम है, लेकिन फेज वेरिएशन का जो स्टेट है वो सेम। पीक वैल्यू तो भाई R पे डिपेंड करता है, अगर R का वैल्यू 1 हो तो दोनों का पीक वैल्यू भी सेम, और अगर R का वैल्यू लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में पीक वैल्यू करंट का ही ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 है तो करंट का पीक वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए ये नहीं देखना है कि डॉटेड है इधर I वोल्टेज ज्यादा है तो तुम्हें भी अपने ग्राफ में वोल्टेज ही ज्यादा दिखाना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। R का वैल्यू पे डिपेंड करता है कौन लार्जर होगा।
लेकिन तुम्हें जो मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि दोनों का फेज सेम रहे, दोनों एक ही टाइम में मैक्सिमम आ जाएगा, एक ही टाइम में नेगेटिव मैक्सिमम आ जाएगा, इसको बोलते हैं सेम फेज वेरिएशन। सो बोथ आर इन फेज। लिख लो। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया हमें। देखो इसके आंसर में भी लिखा था द करंट इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज, और आई का वैल्यू Vm/R sin ओमेगा टी, Im sin ओमेगा टी, Im यहाँ पे sin ओमेगा टी, इसको कट कर देना भाई, यहाँ साइन लिखना था। Current and the voltage for your resistance. सर कौन से केस में लैग हो सकता है? आएगा तो शुरू हुआ है। रेसिस्टेंस के केस में नो लीडिंग लैगिंग, कैपेसिटेंस में आएगा लीडिंग लैगिंग, इंडक्टर में भी आएगा लीडिंग लैगिंग, उनके कॉम्बिनेशन में भी लीडिंग लैगिंग आएगा। फिलहाल ये प्योर वाला देख रहे हैं, प्योर रेसिस्टेंस मीन्स नो लीडिंग लैगिंग। सब बताएंगे लीडिंग लैगिंग होता क्या है, कैसे समझेंगे लीडिंग है लैगिंग है, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। इसी से रिलेटेड है फेजर डायग्राम, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला फेजर डायग्राम। लेकिन धीरे धीरे चलें। अभी अगला क्लास जो होगा ना, नेक्स्ट क्लास और उसका नेक्स्ट, यही एसी का जो मेन चीज होगा उसमें आएगा। जिसके अगले 2 क्लास मिस हो गए तो वो एसी में फिर कभी भी उठ नहीं पाएगा, ये ध्यान रहेगा। पहला 2 क्लास तो चलो इंट्रोडक्टरी में चला गया, ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं। लेकिन अब हम लोग मेन एसी को क्रॉस करेंगे, जो उसी चैप्टर का जो होगा ना इनिंग, पहला जो 2 ओवर समझो कि 5 ओवर का इनिंग था, तो आगे का जो 2 ओवर है ना यही मेन है, यही डिसाइड कर देगा एसी क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। उससे फेजर डायग्राम आएगा, रेजोनेंस आएगा, सीआर सर्किट आएगा, और उसमें एल के बिना काम नहीं चलेगा। जिसका जिसका एल गायब है, इंडक्टेंस तो गया। इंडक्टेंस पहचानना भी होगा, इंडक्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला, इंडक्टेंस करता क्या है, इसलिए बताया था ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, वो आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट 47 नंबर पेज। इसी का देखो मेथड 1 था, ओम्स लॉ से निकाल लिया, प्योर रेसिस्टर, वोल्टेज अप्लाई किया, साइनसॉइडल करंट निकाल रहे थे। किर्चॉफ्स लॉ से भी निकाल सकते हैं।
किरचॉफ लॉ से भी निकाल सकते हैं। देखो प्योर रेजिस्टेंस है, हमने साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया, V नॉट साइन ओमेगा टी, बोर्ड पे देखो V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, V नॉट साइन ओमेगा टी है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें चाहिए, R है रेजिस्टेंस। तो हम लोग किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हैं, केवीएल लिखेंगे, लूप है, केवीएल लिख सकते हैं, A B C D, बोर्ड पे ध्यान दो, केवीएल लिख रहे हैं किसके लिए, फॉर A B C D, इसके लिए लिखना चाह रहे हैं। करंट किसी मोमेंट में मान लो ऐसे चल रहा है, सेल है तो ऐसे चल रहा है करंट, बताओ यहाँ से यहाँ चले, ड्रॉप कितना, IR लिखते हैं, IR यहाँ पे आ गए तो सेल तो अभी ऐसे है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, और इससे हमें I का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि IR इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए I का वैल्यू डिवाइडेड बाई R, इसलिए I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो हमें मिलना था वो मिल जाएगा V नॉट बाई R, यानी I नॉट और साइन ओमेगा टी, वही जो रिजल्ट आया था, वेयर I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R। और जब ओमेगा टी यहाँ भी एंगल है, ओमेगा टी यहाँ भी एंगल है, इट मीन्स दोनों में सेम एंगल, तो सेम फेज, नो लीडिंग लैगिंग, यही है काम, वही है, फेज डिफरेंस इज 0, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज, पढ़ो जोर से, प्योर इंडक्टर एंड रिड्यूस रेजर। अब करंट निकालने हैं जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, किसमें, प्योर इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में जब अप्लाई करेंगे ऐसा ही वोल्टेज तो क्या होगा, तो बिना इंडक्टर का कैसे समझेंगे, ठीक है, तो इसलिए इंडक्टर को पकड़ो, अभी तो मैं आज छोड़ दे रहा हूँ इसको। उसके बाद आता है प्योर रेजिस्टेंस, 49 नंबर पेज, प्योर कैपेसिटर है। देखो हम लोग देख रहे थे एसी थ्रू डिफरेंट सर्किट, हम लोग जो देख रहे हैं याद होगा आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालना, मीनिंग ऑफ एसी, और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एसी। तो मेजरमेंट का तो क्लियर हो गया कि मेजरमेंट कैसे करेंगे भाई, तो हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, और वो वैल्यू क्या देगा, क्या देगा, आरएमएस वैल्यू है जो देगा। उसके बाद एसी थ्रू डिफरेंट सर्किट था, तो एसी थ्रू डिफरेंट सर्किट में बहुत सारे सर्किट हैं भाई, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्योर रेजिस्टेंस में एसी अप्लाई करेंगे, तो वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट कैसा होगा, लीडिंग लैगिंग देखना, यही तो काम करना है इसमें, लीडिंग लैगिंग ही देखने हैं। और उसके बाद देखने जा रहे हैं प्योर कैपेसिटर, फिर देखना है प्योर इंडक्टर, फिर देखना है R और C का कॉम्बिनेशन, फिर देखना है L और R का कॉम्बिनेशन, फिर देखना है L और C का कॉम्बिनेशन, फिर देखना है R, L और C का सीरीज कॉम्बिनेशन। इतना में तुम्हें जानना पड़ेगा, और इसी में फिर आएगा रेजोनेंस। इतना काम करना है, इसलिए स्टेप वाइज चल रहे हैं, सब में लीडिंग लैगिंग कुछ ना कुछ होता है, वोल्टेज लीड करे चाहे करंट लीड करे, यही फाइंड आउट करना है। करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, सब में वोल्टेज दे दिया करंट निकालना है, या करंट दे दिया तो वोल्टेज निकालना है, लीडिंग लैगिंग पहचानना है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्योर रेजिस्टेंस के बाद प्योर कैपेसिटेंस में जा रहे हैं, इंडक्टर था इसको हम लोगों ने आगे बढ़ गए। अब देखो प्योर कैपेसिटर है, बोलो कोई कंफ्यूजन है, प्योर कैपेसिटर, इसमें हमने क्या अप्लाई किया भाई, एसी वोल्टेज, क्या अप्लाई किया, एसी वोल्टेज, तो कुछ ले ले, V नॉट साइन ओमेगा टी चाहे V नॉट कॉस ओमेगा टी, मर्जी तुम्हारी, कोई भी ले लिया। अब इससे फिर हम लोग करंट निकालना चाहेंगे भाई, करंट निकालना चाहेंगे तो हमारे पास फिर दो मेथड हैं। एक तो हम लोग ये जानते हैं कि इस पे चार्ज कितना होता है, अगर मान लो कोई पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू C इंटू 2, जब 3 वोल्ट होगा तो C इंटू 3, ऐसा। तो जब ये जितना वोल्टेज है उस हिसाब से यहाँ पे चार्ज आएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V, इसलिए Q किसी टाइम पे क्या होगा तो C इंटू V नॉट कॉस ओमेगा टी, ये है, लिखूंगा तभी, तो ये है हमारा, लेकिन हमें तो चाहिए करंट, ये तो हो गया चार्ज इक्वल टू C इंटू V, तो करंट चाहिए तो करंट का वैल्यू क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिस रेट से यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है वही तो हमारा यहाँ का चार्जिंग रेट है करंट,
करंट क्या होता है? dq by dt, वही dq जाके स्टोर हो रहा है और चार्ज में इंक्रीमेंट हो रहा है। ये q जिस रेट से इंक्रीज करेगा वही है करंट, इसलिए dq by dt निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो डिफरेंशिएट किया जाए इसको, बताओ क्या हो जाएगा? इसी को डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। डिफरेंशिएटिंग CV नॉट cos ओमेगा t, बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? CV नॉट बाहर आ गया, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin ओमेगा, ये मिला इंटू ओमेगा, इसलिए ये मिल गया V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c, V नॉट 1 अपॉन ओमेगा c और माइनस साइन ओमेगा t है, मल्टीप्लाई। इसको लिख सकते हैं V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c, V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। थोड़ा मैथमेटिक्स रहेगा। यहाँ का ये फेज और इस वोल्टेज के फेज में इसका फेज ज़्यादा है, इसलिए बोलेंगे करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2। जिसका ज्यादा एंगल, ज्यादा फेज, तो यहाँ पे करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई 2। कैसे हुआ? थोड़ा सा इस पे नजर डालो, यहाँ तक तो ठीक था डिफरेंशिएशन। इसको सी वी नॉट इंटू ओमेगा है तो इसको वी नॉट अपॉन 1 बाई सी ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा सी लिख सकते हैं ऐसा। इस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी का एक नाम भी है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सी। क्या बोलते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी को? एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका नाम है रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है वो तो बाद में दिखाएंगे, अभी फिलहाल ये है कि 1 अपॉन ओमेगा सी आया, वी नॉट और ओमेगा सी को 1 अपॉन ओमेगा सी बना दिया तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी तरह। ये वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये एक्स सी क्या है वो बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल इसका नाम रख दिया एक्स सी। और ये माइनस साइन ओमेगा टी को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ऐसा इसलिए कि वोल्टेज कॉस में था तो कॉस में लिखना जरूरी है, तभी फेज कंपेयर कर पाएंगे, फेज में लीडिंग लैगिंग डिसाइड कर पाएंगे। लीडिंग लैगिंग डिसाइड करने के लिए तीन कंडीशन देखना पड़ता है। ध्यान से आप समझ लो, ये लिखा नहीं रहता बुक में, ये बुक में लिखा नहीं रहता, सीधा लिखा रहता है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, लेकिन आप समझो 3 चीज का ध्यान रखना है पहले, कब लीडिंग लैगिंग देखेंगे। नंबर 1 कॉस है तो कॉस है, कॉस है तो अगर आपका आया है साइन, पहले कॉस बनाओ, सेम साइन सरल फंक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग उसका एंगल देख के कंपेयर करेंगे कौन लीडिंग कौन लैगिंग। ठीक है, क्या होना चाहिए सबसे पहले? सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर इसका एक का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव रहे, यानी कि इसका माइनस आया था तो माइनस यहाँ लगाया रखें, वैसे नहीं, जो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, इसलिए माइनस जो आया है उसको कंज्यूम करो इसी में ऐड सब्ट्रैक्ट करके, इधर नहीं रहना चाहिए माइनस। ये प्लस पॉजिटिव कोफिशिएंट है, इधर भी पॉजिटिव कोफिशिएंट रखने होंगे। सेम साइनसॉइडल फंक्शन, सेम साइन ऑफ कोफिशिएंट, और तब देखेंगे कि जो ये ओमेगा टी है वो ओमेगा टी जो फेज है वो आए यहाँ पे, ये भी वहां आए, उसके बाद देखेंगे कि इसमें प्लस करें कि माइनस करें, तब डिसाइड होगा। इसलिए साइन कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस माइनस साइन थीटा, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, तो इसलिए cos पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, इसको रिप्लेस कर दिया। हमें तो cos चाहिए, ओमेगा टी भी चाहिए, उसके बाद देख रहे हैं प्लस माइनस क्या करें, तो प्लस करने पड़ेंगे, सबको पता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखा कोफिशिएंट सेम किया, सेम साइन पे cos किया, और उसके बाद देखा कि ज्यादा एंगल है